हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी एग्ज़ाम 12 या 13 तारीख को है, इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपके सामने 4 डिफरेंट पज़ल्स लेकर के आया हूँ। और ये जो पज़ल्स हैं, इस तरह के ही पज़ल्स आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो देख करके रखिए ऐसे टाइप्स को जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप इनको कर लेते हैं, आप इनको अगर 1 से 1.5 मिनट में कर लेते हैं पज़ल्स को, तो समझिए एग्ज़ाम वाले पज़ल्स तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ये बॉक्स वाली पज़ल जो आपके एग्ज़ाम में पूछी गई थी। 5 तारीख को एग्ज़ाम था, उसमें भी इस तरह की पज़ल पूछी गई थी। आगे भी संभावनाएँ हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 8 बॉक्सेस PQRSTUV एंड WR प्लेस्ड ऑन वन अबव अनदर, कि 8 बॉक्सेज जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं ऐसे। ओके, अब आगे कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आप कंडीशन के अनुसार भी लेकर के चल सकते हैं, या फिर अगर आप इसका एक ग्रिड बनाना चाहें तो उससे भी लेकर के चल सकते हैं। मतलब आप एक 8 बॉक्सेज अगर हैं यहाँ पे, तो आप 8 बॉक्सेस का ग्रिड बना लीजिए। मतलब उसमें जगह छोड़ दीजिए, उसमें नंबर ऑफ़ पर्सनस या नंबर ऑफ़ बॉक्सेज जो भी है उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्रिड बनाना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि कई बार जैसे लिख रहा है कि 2 बॉक्सेस हैं W और S के बीच में, तो W और S के बीच में आपने ऐसे 2 बॉक्सेस अगर बना दिए, तो अब ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। मतलब ये जो S है ये ऊपर भी हो सकता है, और तो आगे कुछ लिखा नहीं है। तो जो 2 प्लेस आप छोड़ते हो ना, इसको लेकर कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, मतलब काउंटिंग करते हुए। तो जब आप आसानी से लाइन बना लेते हो ना, ऐसे लाइन अगर आपने बना लिया है तो काउंटिंग में आसानी रहती है। तो चलिए हम ग्रिड देख लेते हैं और फिर उसके अनुसार सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब ये आप ऐसे बना सकते हैं, लाइन खुद भी खींच सकते हैं। लिखा हुआ है 2 बॉक्सेस हैं W और S के बीच में। अब अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, W और S कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, तो आपके सामने पॉसिबिलिटी ही बनती है। तो आप एक पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। अब आपका अगर मैं मान लूँ कि W यहाँ पे होगा, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपका जो S है वो ऊपर हो जाए, तो 2 बॉक्सेस छोड़ करके आप S को ऐसे बना लीजिए। ओके, तो आपका S यहाँ पे हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि W को मैं यहीं पे रखूँ, S आपका 2 प्लेसेस जा करके नीचे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे 8 की जगह देख रहे होंगे ज़्यादा लाइनें, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन किधर होगा। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन Q एंड R। अब ये तो आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे लिख लीजिए Q और R के बीच में एक बॉक्स है। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन P एंड Q इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन T एंड W, कि P और Q के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने कि T और W के बीच में हैं। ओके, बॉक्स T इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स U। बॉक्स T जो है वो U के ठीक ऊपर है। बॉक्स P इज प्लेस्ड अबव बॉक्स W। बॉक्स P जो है वो बॉक्स W के ऊपर रखा हुआ है। नॉट मोर देन 1 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड R। S और R के बीच में कह रहा है कि एक से अधिक बॉक्सेज नहीं है, तो लेस देन और इक्वल टू 1 बॉक्स होंगे S और R के बीच में। बॉक्स R इज प्लेस्ड अबव बॉक्स S। जो R वाला बॉक्स है वो कैसा है, S से ऊपर है। ओके, आगे क्या लिखा है, मोर देन 3 पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन S एंड U। S और U के बीच में 3 से अधिक लोग यहाँ पे, या 3 से अधिक बॉक्सेस रखे हुए हैं। बॉक्स Q इज प्लेस्ड बिलो T। बॉक्स Q जो है वो T से नीचे है। तो ये बिलो और अबव वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे इमीडिएट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आप भी इसको इमीडिएट मत करिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस रहती हैं। तो अब देखिए हम कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। 2 चीज़ें तो हमने बना दी हैं, अब बाकी देखिए, बाकी जो भी आपको कनेक्टेड मिल रहा हो आप वहीं से आगे बढ़िए। जैसे एक कंडीशन आपकी क्या है, S और U के बीच में 3 से अधिक गैप है, तो इसके कहने का मतलब क्या होगा कि S और U के बीच में जो मिनिमम बॉक्सेस का गैप होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ओके, और आपको पता है 8 ही बॉक्स हैं, अगर 4 का गैप हो गया और इन दोनों को मिला लीजिए 6 हो गए। वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा आपकी ऊपर नीचे होने की संभावना ही नहीं रहती हैं। तो अगर आप U को देखिए, आप कहाँ पे बिठा सकते हैं, S को लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं U को ऊपर बिठा सकते हैं S के, या फिर U को नीचे बिठा सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर आपको यहाँ से ये पता चल गया है कि 6 तो लोग पर जो बॉक्सेस होंगे यहीं तक अरेंज हो जाएंगे। ओके, S और U के बीच में ही अरेंज हो जाएंगे। तो अगर आप ऊपर U को ले जाएंगे तो S से लेकर के U तक ही 6 बॉक्सेस हो जाएंगे। फिर नीचे आप देख रहे हैं 3 बॉक्सेस और हैं कम से कम, क्योंकि ऐसा नहीं इनके बीच में बॉक्सेस का गैप है, नहीं, बीच में बॉक्सेस हैं। W तक आएंगे आप, तो आपको क्या पता चलेगा कि 6 बॉक्सेस ऊपर 3 नीचे, 9 बॉक्सेस हो गए। तो सीधी सी बात है U ऊपर जाएगा ही नहीं।
ओके, मतलब यू को आप ऊपर ले भी जाएंगे, मिनिमम जो पॉसिबिलिटी रखेंगे उसके बाद भी आपको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ऊपर नहीं जा सकता। तो नीचे रख सकते हैं क्या, तो 1 2 3 4, अगर आप मिनिमम वाला गैप लेकर के चलिए कि यू को मैंने यहाँ पे रख दिया तो टी कहाँ पे आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अगर आप नंबर ऑफ बॉक्सेस को देखिए, अगर एस से मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि टी के नीचे कौन आएगा, क्यू आएगा। टी के नीचे कौन आएगा, क्यू आएगा। तो अगर आप क्यू को एकदम ठीक नीचे भी रख दीजिए, 7 बॉक्सेस हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि क्यू और आर के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे 1 बॉक्स का गैप है, मतलब ऊपर तो आर आएगा नहीं, आर आएगा भी तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अगर आपने इस तरीके से अरेंजमेंट किया, आर को यहाँ पे रखा, तो आपको फिर से क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस 9 हो जाएंगे। मतलब आर यहाँ पे नहीं आ सकता, या फिर आप कह लीजिए क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन क्यू के आने की एक पॉसिबिलिटी यहाँ भी है कि यहाँ भी आ सकता है। एस से लीजिए तो 8 तक यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका आर कहाँ पे पुट करेंगे, फिर से नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है डब्ल्यू और एस को लेकर के जो पॉसिबिलिटी है, इसके तहत तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। यू को हमने ऊपर भी करके देख लिया, नीचे भी देखा, सॉल्व नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अगर आप एस से नीचे यू को अब ले जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 9 हो जाएंगे। तो नीचे नहीं जा सकता, जा भी सकता है तो ऊपर ही जा सकता है। तो 1 2 3 4, अगर मैं मिनिमम यू को यहाँ पे रखूँ तो टी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे टी आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। 7 बॉक्सेस हो गए यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगले कंडीशन देखिए। क्यू के लिए आपके कई सारे प्लेसेस हैं, क्यू आ सकता है। अब इस कंडीशन को पढ़िए, क्या लिखा है कि टी और डब्ल्यू के बीच में जितने का गैप है उतना ही पी और क्यू के बीच में है। तो टी और डब्ल्यू के बीच में कितने का गैप है, देखिए तो टी और डब्ल्यू के बीच में 2 का गैप है। ओके, 2 का गैप है। तो आपका यहाँ पे जो क्यू होगा उसके बीच में कितने का गैप होगा, पी और क्यू के बीच में भी 2 का गैप होगा। तो लेकिन अभी क्यू की पोजीशन आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, आप इस कंडीशन को लेकर के चलिए एस और आर वाली की। एस और आर के बीच में एक पर्सन रह सकता है, और एस आर वाला क्या होगा, एस से ऊपर ही आएगा। तो मतलब आर या तो यहाँ पे आ सकता है, आर या तो यहाँ पे आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। तो दोनों पॉसिबिलिटी को अगर एक्सप्लोर करते हुए मैं आपको लेकर के चलूँ, मैं कहूँ कि आर मान लो यहाँ पे रख दें। अगर आर यहाँ पे रखेंगे तो क्यू ऊपर नहीं रख सकते, फिर क्यू को कहाँ पे रखेंगे, नीचे रखेंगे। अभी नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके 8 ही रहेंगे, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 8 हैं। अब अगर क्यू यहाँ पे आ गया, सोचिए तो आपका पी कहाँ पे आ सकता है। पी क्या 2 बॉक्सेस का गैप छोड़ करके नीचे आएगा, नहीं, पी आएगा 2 बॉक्सेस का गैप छोड़ करके यहाँ पे। तो आप कहोगे ठीक तो है, क्या गलती है, गलती ये है कि जो पी है वो डब्ल्यू के ऊपर आना चाहिए और यहाँ पे पी नीचे आ रहा है, ये गलती है। इसका मतलब ये पी यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये आर यहाँ पे नहीं आ सकता, ना तो क्यू यहाँ पे आ सकता है। फिर आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर आर यहाँ पे आता है तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब पी कहाँ पे आएगा, टी और डब्ल्यू के बीच में 2 का गैप है, क्यू और पी के बीच में 2 का गैप, नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर ही जाएगा। तो पी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बॉक्स बचा है, वो कौन सा है, वी वाला बॉक्स यहाँ पे आ गया। तो आपको पता चल गया 8 बॉक्सेज हैं और ये इनका परफेक्ट या करेक्ट अरेंजमेंट ये होगा। अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो करने का तरीका आपको समझना होगा, कंडीशंस क्या पकड़नी है, कहाँ से आगे बढ़ना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये थी आपकी पजल नंबर 1, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। दूसरे पजल पे चलते हैं। दूसरे पजल में देखिए क्या, ये शेड्यूलिंग वाली पजल है। कह रहा है कि 8 लोगों का जन्म हुआ है जनवरी मार्च अप्रैल मई में, सेम ईयर में हुआ है, और 15 या 25 तारीख को हुआ है। ओके, तो हम अगर यहाँ पे मंथ बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि ये क्या है, जनवरी है, ये 15 तारीख है, ये 25 तारीख है। ये क्या है, मार्च है, ये 15 तारीख है, ये 25 तारीख है। फिर अप्रैल में 15 तारीख और 25 तारीख, और फिर आखिरी में क्या बचता है, मई में 15 तारीख या 25 तारीख। ये तो आपको पता है, ये तो मतलब जो क्रम दिया गया, जो डेट दी गई वो दी गई है। अब आगे बढ़ते लिखा क्या, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में एक पर्सन का जन्म हुआ है। अब वो कहीं भी हो सकता है ना, तो कंडीशन के तौर पे लिखना ही पड़ेगा। तो ए और डी के बीच में एक पर्सन का जन्म हुआ है। मोर देन 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन जी एंड सी इज एल्डर देन जी। कह रहा है कि 2 से अधिक पर्सन का जन्म हो रहा है सी और जी के बीच में, मतलब मिनिमम 3 हो सकता है, और सी बड़ा होगा जी से। तो सी आप यहाँ पे रखो, मोर देन 2, और जी आप ऐसे रख दो। ओके, लिखा हुआ ई वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर सी। कह रहा है कि ई का जो जन्म है वो सी से ठीक पहले हुआ है, तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। बी इज़ एल्डर देन सी। बी क्या है,
ई से सी से एल्डर है। ओके, तो ऐसे रख दीजिए। लिखा है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एफ एंड जी। कह रहा है कि डी और एच के बीच में जितने पर्सन का जन्म हुआ है उतने ही पर्सन का जन्म एफ और जी के बीच में हुआ है। नाइदर जी नॉर सी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 days ओनली। कह रहा है कि ना तो जी और ना ही सी दोनों का जन्म 30 दिन वाले महीने में नहीं हुआ है। लिखा है एच इज़ यंगर देन डी। एच जो है वो यंगर है किससे? डी से। लिखा है फिर ई इज़ नॉट एल्डेस्ट पर्सन। जो ई है वो एल्डेस्ट नहीं, मतलब वो 15 जनवरी को नहीं आया पैदा हुआ होगा। ओके, लिखा है ए एंड जी वॉज नॉट बॉर्न ऑन सेम डेट। ए और जी का जो जन्म है वो सेम डेट पे नहीं हुआ है। ओके, इनका जन्म सेम डेट पे नहीं हुआ है। फिर लिखा है एफ इज़ नॉट बॉर्न इन मे। एफ का जन्म मई में नहीं हुआ है। अब ये तो कंडीशन हमने अभी लिखी और कुछ पता नहीं चल पाया, यहाँ पे किसी की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चली, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से कौन सी कंडीशन से बढ़ेंगे? देखिए, तो अगर इस कंडीशन से हम बढ़ें आगे सी और जी वाली, तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता है। क्या? पहली बात तो सी और जी का जन्म 30 में नहीं हुआ है, मतलब अप्रैल में नहीं आएगा। दूसरी बात, सी आपका एल्डेस्ट है जी से और 2 से अधिक का गैप है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपको पता है मार्च या जनवरी में आप जी को नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप मार्च या जनवरी में जी को रखेंगे तो 2 से अधिक पर्सन का गैप यहाँ पे सी के बीच क्रिएट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जी को यहाँ पे रखूँगा मैं, तो सी 1 2 3, सी को कहाँ पे रखेंगे? कहीं पे नहीं। ओके, तो ये बात समझ में आ रही। तो ऐसा हो सकता है कि जी या तो यहाँ पे आए, या तो आपकी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जी यहाँ पे आए। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके इसमें बन सकती हैं जी को लेकर के, और कोई नहीं। अब आप और क्या कर सकते हैं? 2 से अधिक पर्सन का गैप है आपसे कह रहा है, और ये भी पता है कि सी के ठीक ऊपर कौन आएगा? ई आएगा। और एक बात ये भी पता है कि सी के ऊपर बी भी आ रहा है, मतलब सी से बड़े कम से कम 2 लोग तो हैं ही। मतलब सी अगर मैक्सिमम कहीं भी ऊपर जा सकता है तो वो मार्च 15 तक जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर 2 लोगों के यहाँ पे जो बैठने की जगह या फिर आने की जगह वो होनी चाहिए। तो वो आपकी कंडीशन है। तो अगर आप मैं यहाँ पे देखूँ 1 2 3 मैं करूँ तो सी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ। ओके, या रख सकता हूँ। अगर इसी अच्छा एक और इसी की कंडीशन में बना लेता हूँ कि मान लीजिए जी को यहाँ पे रखूँ और सी को यहाँ पे रख सकता हूँ। एक कंडीशन में जी के ऊपर वैसे बना लेता हूँ, जी को यहाँ पे रखूँ तो 1 2 3 का गैप लेकर के सी यहीं पे आएगा। इस वाले में जी जो ऊपर है 15 मई में है, इसमें कंडीशन नहीं बनेगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। सी और जी को तो बिठा लिया, अब सी के ठीक ऊपर कौन आएगा? ई आएगा। यहाँ भी ई आएगा, यहाँ भी ई आएगा। तो इन दोनों में उसके ऊपर बी आना है, क्योंकि वो बड़ा है तो एक ही जगह है जहाँ पे बी आ सकता है। इसमें अभी आपके सामने पॉसिबिलिटी है। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे हम बढ़ते हैं ए और डी वाली कंडीशन से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए और डी का जो जन्म है वो डिफरेंट डेट पे हुआ है। मतलब अगर इन दोनों कंडीशंस में देखिए तो ए का जन्म कहाँ पे हुआ होगा? 15 तारीख में हुआ होगा, 25 में नहीं हो सकता। तो सोचिए ए कहाँ पे हो सकता है? क्या ए जनवरी में हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक गैप देने के बाद डी आना चाहिए, आ नहीं पाएगा। अप्रैल में हो सकता है ए? जी हाँ, अप्रैल में तो हो सकता है। अप्रैल में होने में कोई दिक्कत नहीं। ए को यहाँ पे रख दीजिए, फिर 1 का गैप छोड़ करके डी को यहाँ पे रख दीजिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो डी है वो एच से बड़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो डी के नीचे एच आना चाहिए। तो अगर डी आप यहाँ पे रखेंगे तो एच को रखने की जगह है क्या? कहीं नहीं है। तो आप ए को यहाँ पे नहीं रख सकते। अच्छा, उल्टा हो सकता है क्या कि आप ए को यहाँ भी रख सकते हैं ना 15 पे, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो एच को रखने की जगह मिल गई ना? बिल्कुल मिल गई, यहाँ पे एच आ गया। लेकिन अब इस कंडीशन को देखिए कि डी और एच के बीच में जितने पर्सन है उतने ही एफ और जी के बीच में है। तो अगर डी और एच के बीच में 0 पर्सन है तो एफ और जी के बीच में 0 पर्सन होने चाहिए, लेकिन एफ को रखने की कहीं पर जगह नहीं है। तो अब ए को लेकर के सारी कंडीशन आपकी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये वाला आपका पूरा नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें आते हैं। इसमें भी वही सारी कंडीशंस हैं, ध्यान दीजिए। अगर आप देखिए ए को यहीं पे रखेंगे आप, ये आपकी जो जगह है 25 तारीख को, ये आपका अगर जी 25 को आया तो ए 15 को आएगा। तो ए को या तो आप यहाँ पे रखेंगे, डी नीचे आएगा, या तो ए को नीचे रखेंगे, डी ऊपर आएगा, एच नीचे आएगा, फिर से वही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये भी गलत है, चेक करने की जरूरत नहीं। अब एक कंडीशन ये बची हुई है, इसमें अगर आप देखिए, अब इस कंडीशन के अनुसार जी का जन्म अगर 15 को हुआ है तो ए का कब हुआ होगा? 25 को हुआ होगा। तो ए कहाँ कहाँ पे आ सकता है? सोचिए ज़रा। ए आपका आ सकता है या तो यहाँ पे मार्च में आ सकता है, ओके, या तो अप्रैल में आ सकता है, ओके, मतलब अप्रैल में आ जाए, फिर नीचे क्या आ जाए? डी आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो नीचे आपका ए आ जाए, ऊपर डी आ जाए। हमेशा हर एक कंडीशन में एक बात याद रखिएगा कि डी के नीचे एच आना चाहिए। तो इसका मतलब हम कैसे कर सकते हैं इसको? हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम ए को यहाँ पे रख दें और डी को यहाँ पे रखें। ऐसा करेंगे तो एच की जगह मिल जाएगी, एच नीचे हो जाएगा।
अब आप ये देखिए कि डी और एच के बीच में एक बॉक्स का गैप है, तो एफ और जी के बीच में एक बॉक्स का गैप हो सकता है, हो सकता है। एफ जो है में पैदा भी नहीं हुआ, तो ये वाला अरेंजमेंट इसका सही है। देखिए कितनी बढ़िया पजल थी आपकी, और ये पजल आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। ये पजल नंबर आपकी 2 थी, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। कंडीशंस जो बन रही हैं, अगर आप उसका ग्रिड ऐसे बना लेते हैं तो बड़े आसानी से देखेंगे कि कंडीशंस भी बहुत ही आसानी से कैंसिल आउट हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आखिरी तक खींचेगा, आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अगले पे चलते हैं। अगली जो पजल है ये आपकी लीनियर सेटिंग वाली जो पजल होती है उस तरह की पजल है कि 10 लोग बैठे हुए हैं किसी लीनियर रो में, 5 लोग नॉर्थ फेसिंग है और 5 लोग साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पे। अब आपको पता है यहाँ पे 10 लोगों के बैठने की जगह है, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पॉसिबिलिटी बनेगी तो एक और बना लेंगे। लिखा ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 2 पर्सन्स हैं। ओके, अब ए और एच कहीं भी हो सकते हैं ना, और ये भी नहीं पता कौन राइट में मतलब कौन नॉर्थ फेसिंग है कौन साउथ फेसिंग है। लिखा हुआ है आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। आई जो है वो एच के लेफ्ट में सेकंड पे बैठा हुआ है, एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आई और एच दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। मोर देन 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जे एंड जी। जे और जी के बीच में मोर देन 3 पर्सन्स बैठे हुए हैं। ओके, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब जे और जी की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी जो है वो ए से लेफ्ट में थर्ड पे है। ओके, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब ए और बी दोनों की जो डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ओके, आगे लिखा हुआ है बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, कि बी क्या है वो किसी एक एक्सट्रीम एंड पे है, मतलब लेफ्ट और राइट कहीं भी हो सकता है। तो अब आपके सामने पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो एक मैं और बना लेता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं क्या करता हूँ, बी को यहाँ पे रख देता हूँ एक डायग्राम में बी को यहाँ पे रख देता हूँ। अब अगर बी पता चल जाएगा ना तो ए की पोजीशन पता चल जाएगी। बी एक्सट्रीम एंड पे होगा तो ए से ये तीसरे पे ही होगा, तो 1 2 3 छोड़ करके ए यहाँ पे हो जाएगा, इधर 3 छोड़ करके ए यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, क्योंकि ए के लेफ्ट में है बी, तो लेफ्ट में अगर बी है तो मतलब अगर ए यहाँ पे होगा तो ये नॉर्थ फेसिंग होगा ना, तभी तो इसके लेफ्ट में भी आएगा। तो ए की जो डायरेक्शन होगी वही बी की डायरेक्शन होगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, ए के लेफ्ट में बी कब होगा, जब ए साउथ फेसिंग होगा, तो ए और बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। ओके, जब आपको यहाँ पे ए पता चल गया तो आपको ए और एच की पोजीशन भी पता चल सकती है। 2 पर्सन का गैप छोड़ कर इधर तो बी आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। ओके, फिर एच के लेफ्ट में सेकंड पे आई बैठा हुआ है। ओके, तो लेफ्ट में सेकंड पे आपका आई बैठा हुआ है, तो आपका आई कहाँ पे आ सकता है, उसको आप देख लीजिए। सेकंड पोजीशन पे आपका आई बैठा हुआ है, और आपको यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जो आई है और जो एच है वो अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ओके, तो आई आपका कहाँ पे आ सकता है, आई आपका इधर भी हो सकता है, लेफ्ट में आप आइए तो यहाँ भी हो सकता है, या तो आई आपका दूसरी तरफ भी हो सकता है। तो एच की अभी डायरेक्शन नहीं पता है, अगर एच की डायरेक्शन पता चल जाए ना तो हमारे लिए केस थोड़ा आसान हो जाए। आगे पढ़ते हैं, हम अभी इसको बनाएंगे नहीं क्योंकि आई के लिए पॉसिबिलिटी है, फिर एक में 2 पॉसिबिलिटी होगी। लिखा हुआ है डी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, कि डी और ई क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं एक दूसरे के, एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ए। दोनों ए के अपोजिट डायरेक्शन को यहाँ पे फॉलो करते हैं, मतलब डी और ए इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। जो एफ है वो सी के राइट में सेकंड पे बैठा हुआ है ऐसे। ओके, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू सी। जो सी के इमीडिएट नेबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। बी एंड एच फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन देखिए पता चल जाती है कि बी और एच क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो अगर बी नॉर्थ है तो आपका एच क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। बी आपका साउथ है तो एच नॉर्थ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट लेना है। इस डायरेक्शन में अगर आप लेफ्ट लोगे तो आप आई को यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आई को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखिए आपको जगह मिल गई यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, हाँ, नाइदर डी नॉर ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ना तो डी और ना ही ई दोनों ही इमीडिएट नेबर नहीं है एच के। ओके, लेस देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में लेस देन 2 पर्सन्स ये बैठ रहे हैं। ओके, सी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ई।
सी और ई की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एफ इज फेसिंग नॉर्थ, एफ क्या है, नॉर्थ फेस कर रहा है। अब देखिए, अब आप यहाँ से क्या क्या और चीज़ें बना सकते हैं, जरा सोचिए। अगर आपको ये पता चल गया, इतनी चीज़ें तो हो गई, अब आप इस कंडीशन पे अगर केवल ध्यान दीजिए, कौन सी कंडीशन है, ये वाली, क्योंकि जे और जी को लेकर के अभी पॉसिबिलिटीज़ कई सारी हैं ना, कहीं भी हो सकते हैं। जे आप यहाँ पे रख दीजिए, जी को 3 से ज़्यादा भी छोड़ना है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये जो देखिए इमीडिएट वाली जो पॉसिबिलिटी है, इसको लेकर के चलिए। ये कह रहा है कि डी और ई इमीडिएट नेबर्स हैं और ये एच के इमीडिएट नहीं है, दोनों के दोनों। तो आप देखिए, दो लगातार स्थान, दो ही जगह खाली थे, ए और एच के बीच में, ए और बी के बीच में। तो आप क्या बताएंगे कि अब यहाँ पे ही आ जाएगा, डी या तो यहाँ पे आएगा, ई या तो यहाँ पे आएगा, मतलब ये यहीं पे आएंगे। इसमें भी वही काम है, यहाँ पे डी और ई या फिर यहाँ पे डी और ई। ओके, अभी ये नहीं पता है कि दोनों में एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, लेकिन ये इनकी पोजीशन क्या है, बुक्ड है या फिर यहीं पे ये हो सकते हैं और कहीं नहीं। आगे देखिए क्या करें, कह रहा है कि सी और ई इनकी जो डायरेक्शन वो अपोजिट है। सी और ई की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। और आपको क्या पता है, यहाँ पे जो डी और ई हैं ये ए से अपोजिट डायरेक्शन को फेस करते हैं। मतलब अगर पहले में देखिए तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। और आपको जब ये पता चल जाएगा तो आपको पहले वाले डायग्राम में जो सी की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, नॉर्थ होगी, और इसमें जो सी की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी। अपोजिट है ना, तो साउथ होगी। तो अगर सी नॉर्थ फेसिंग होगा तो सी के राइट में एफ बैठ रहा है, तो सोचो कहाँ पे, आप सोचिए अगर कहाँ पे बैठा सकते हैं आप। अगर सी को यहाँ पे रखिए तो एक का गैप छोड़ करके एफ नहीं बैठ सकता, तो सी को आप यहाँ पे रख सकते हैं, सी को यहाँ पे रखेंगे तो एफ यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर सी को यहाँ पे रखिए तो एफ यहाँ पे रखिए। लेकिन अब पॉसिबिलिटी तो क्रिएट होगी तो वहाँ पे ज़्यादा काम हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, एक ये जो अनसॉल्व कंडीशन है जे और जी वाली। अब देखिए क्या इसके लिए क्या लिमिटेड जगह बाकी है, जी हाँ। कैसे, आप इस कंडीशन को पकड़िए और ये जो कंडीशन है इसको पकड़िए, इनके साथ ही आपको ये सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कैसे, पहली बात तो जे जी और ई के बीच में 2 से कम पर्सन्स होंगे, मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ध्यान रखिएगा, लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब या तो 0 या तो 1। मतलब सोचिए अगर ई यहाँ पे हो, बी का पड़ोसी हो ई, तो 1 का गैप छोड़ के जी रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। तो सीधी सी बात है, ई कहाँ पे होगा, ई यहीं पे होगा, तो 1 का गैप छोड़ करके यहाँ पे जी आ जाएगा, तो डी आपका यहाँ पे आ गया। अगर जी यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4 का गैप छोड़ करके जे यहाँ पे आएगा, ये फिक्स है। 3 से ज़्यादा मतलब 4 होंगे, कम से कम 4 होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जगह नहीं है। वही सेम काम आप नीचे भी करिए, आप यहाँ पे जी को रखिए तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या सी और एफ वाली कंडीशन आपके सामने पॉसिबिलिटी लाती है, नहीं। आप सी को यहाँ पे रख सकते हैं, एफ को यहाँ पे रख सकते हैं। सी की पोजीशन इसमें क्या है, नॉर्थ है, और यहाँ पे देखिए आप सी को यहाँ पे रख सकते हैं, एफ को यहाँ पे रख सकते हैं, सी की पोजीशन यहाँ पे क्या है, साउथ है। ओके, अब जो कुछ डायरेक्शंस बची हुई ना, उनको जरा सा देख लीजिए, जो डायरेक्शंस आपके सामने बची हुई हैं। जैसे आपको पता है जो सी के इमीडिएट नेबर्स हैं वो कैसी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, सी के अपोजिट, तो जी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और जी और जे दोनों की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, साउथ ही होगी। यहाँ पे देखिए क्या है, सी का इमीडिएट नेबर क्या होगा, जी आपका नॉर्थ फेस करेगा, तो जे भी क्या फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा। ओके, ये आपको पता चला। और क्या पता चलेगा, आई और एच अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर एच यहाँ पे ऐसा है तो आई ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ फेसिंग। यहाँ पे एच नॉर्थ है तो आई क्या हो जाएगा, साउथ फेसिंग। एफ की तो डायरेक्शन आपको गिवन है ना, एफ की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ फेसिंग, ये भी क्या हो गया, नॉर्थ फेसिंग। अब आप देखेंगे दोनों के दोनों सही हो गए। अब ऐसा कैसे काम चलेगा भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ गलती है, कोई एक डायग्राम आपका गलत है। गलती कहाँ से आएगी, वो गलती आएगी डायरेक्शन से। आपको पता है कि सेम नंबर ऑफ पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ऊपर वाले में देखिए 1 2 3 4 5 लोग नॉर्थ हैं तो 5 लोग साउथ हैं। नीचे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लोग नॉर्थ हैं और 4 लोग साउथ हैं। इसका मतलब ये वाला गलत है। सेकेंड वाला क्या है, गलत है। पहला वाला जो अरेंजमेंट है वो सही है। बात समझ में आई। ये बहुत ही अच्छी पजल थी आपकी, जो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आपसे हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, तो ये थी आपकी पजल नंबर 3। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब चलिए अगली पजल पे चलते हैं। ये आपकी क्या है, फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल है। लिखा हुआ 12 पर्सन आर लिविंग इन 4 फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग। 12 लोग हैं जो 4 फ्लोर की सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं। लिखा हुआ देयर आर 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। 3 फ्लैट्स हैं हर एक फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, फ्लोर अबव 2 is 2 एंड सो ऑन। मतलब ग्राउंड वाला 1 है, फिर उसके ऊपर 2 है, फिर 3 एंड 4। लिखो ईच फ्लैट इज नंबर्ड एज 1 2 एंड 3 फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
मतलब ईच जो फ्लैट है, प्रत्येक फ्लैट जो है वो 1 2 3 से नंबर्ड है। वो कैसे है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है स्टेटमेंट से, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बने हुए हैं या फिर आपको कैसे बनाना है। ओके, तो इस तरीके से कुछ आपके फ्लोर बने हुए हैं। ओके, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है नंबर्ड। और यहाँ पे अगर फ्लैट देखिए तो ये 1 2 एंड 3 ऐसे आपके फ्लैट्स हैं। तो ये अरेंजमेंट है, ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी नोट भी गिवन है। क्या लिखा, इफ इट इज गिवन दैट 2 पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन ए एंड बी देन इट मीन्स दैट बोथ ए एंड बी हैव सेम फ्लैट नंबर। मतलब अगर ये कहा जाए कि ए और बी के बीच में 2 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी वो सेम फ्लैट पे आ रहे होंगे, या फिर ये आपके एक ही रो, आपके एक ही कॉलम में आ रहे होंगे। ये आपको समझना है। ओके, कब, जब ये कहा जाए पर्सन्स की बात करी जाए तब। ओके, बात क्लियर हो रही है। तो अब चलिए कंडीशंस ही हैं आपके सामने, कंडीशंस को पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, जो भी यहाँ पे हमको बनाने हैं ना कॉलम्स, उसको बना लेता हूँ। 2 3 और ये 4। ओके, और इनमें हम 3 फ्लैट्स ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 3 2 और एक और बनेगा नीचे 1। तो हम ऐसे 1 बना लेते हैं। अगर पॉसिबिलिटी आई तो एक और बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। लिखा है 2 पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन ए एंड बी। 2 पर्सन्स हैं जो कि ए और बी के बीच में रहते हैं। एंड ए लिव्स अबव बी, और जो ए है वो बी के ऊपर रहता है। ओके, ई लिव्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। एस के राइट में सेकेंड पे कौन रहता है, ई रहता है। सी लिव्स टू द राइट ऑफ ए, जो सी है वो ए के राइट में रहता है। अब राइट में कह रहा है ना, वो ये नहीं दिया कि सेकंड में या फिर इमीडिएट में, राइट में कहीं भी हो सकता है। आगे लिखा 1 पर्सन इज लिविंग बिटवीन सी एंड आर। मतलब ये हो गया कि सी और आर जो है उनके बीच में 1 पर्सन या 1 फ्लोर का गैप है और उनके फ्लैट नंबर सेम है। ओके, क्यू लिव्स लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जो क्यू है वो डब्ल्यू के लेफ्ट में आ रहा है, तो ये जो क्यू आएगा ये डब्ल्यू के लेफ्ट में आएगा। ओके, आगे लिखा हुआ है टी इज़ नॉट लिविंग बिलो ए। जो टी है वो ए के नीचे नहीं रह रहा है। ओके, तो टी वाला ए के नीचे नहीं रहेगा। और अब ज़रा ध्यान से अगर इस बात को समझिए कि ए और बी के बीच में 2 यहाँ पे पर्सन्स रह रहे हैं, टोटल 4 ही तो फ्लोर हैं, और ए ऊपर रहेगा, मतलब एक कहीं ना कहीं चौथे फ्लोर पे रहेगा, बी आपका पहले पे रहेगा। तो अगर टी जो है वो ए के नीचे नहीं रह रहा है, तो सीधी सी बात है कि ए और टी जो है वो सेम आपके फ्लोर नंबर पे हैं कि नहीं है। ये बात आपको समझ लेनी थी कंडीशन पढ़ते ही। लिखा है 1 पर्सन इज लिविंग बिटवीन पी एंड डी। पी और डी के बीच में भी 1 पर्सन यहाँ पे रह रहा है, मतलब इनके भी जो फ्लैट नंबर है वो सेम है। नो पर्सन इज लिविंग बिलो डी। इसका मतलब जो डी होगा वो पहले फ्लोर पे आएगा कहीं ना कहीं, तो डी का जो फ्लोर यहाँ पे नंबर है वो आपको क्या पता चल जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, और देखिए क्या लिखा हुआ है, डी एंड एफ इज लिविंग ऑन सेम फ्लोर। मतलब एफ वाला भी कहाँ पे होगा, वो भी आपका फ्लोर 1 पे ही होगा। डब्ल्यू एंड एस आर नॉट लिविंग ऑन द सेम फ्लोर, कि डब्ल्यू और एस जो है वो सेम फ्लोर पे नहीं रह रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एस इज लिविंग ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। एस जो है किसी ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है, तो ऑड नंबर वाला या तो 1 है या तो 3 है। देखते हैं, ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहता है। आर इज लिविंग ऑन इवन नंबर्ड फ्लैट। आर क्या है, वो किसी इवन नंबर के फ्लैट पे है। ओके, ये आपकी सारी कंडीशंस हैं। अब चलिए इसको बना लेते हैं। अब अगर आप कंडीशन को ध्यान से पढ़िए तो आपको क्या समझ में आता है, इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे बनेगी, पहले मैं बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे बनेगी। ये आपके मतलब जो फ्लोर्स हो गए, ये आपके फ्लैट्स हो गए। 1 2 3 वही रहेगा, 1 2 एंड 3, ये 4 3 2 और ये 1 हो गया। अब आपको क्या देखना है, यही कंडीशन देखिए ए और बी वाली। ए और बी के बीच में 2 यहाँ पे पर्सन से हैं, मतलब इनके फ्लैट नंबर सेम ही होंगे। और ए के राइट में क्या है, सी है। ए के राइट में अगर सी होगा तो सीधी सी बात है ए वाला थर्ड आपके फ्लैट नंबर पे तो आएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। या तो ए पहले पे होगा या तो ए दूसरे पे होगा। तो एक में मैं ए को यहाँ पे बना लेता हूँ तो बी आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। एक में ए को यहाँ पे बनाता हूँ तो बी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इस वाले में तो पता चल जाएगा सी कहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा और टी यहाँ पे होगा इस वाले में, दूसरे वाले में। लेकिन पहले वाले में नहीं पता चलेगा। सी आपका या दूसरे पे भी हो सकता है, तीसरे पे भी हो सकता है।
ओके। लेकिन अब आप आगे बढ़िए और जो कंडीशंस है उनको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। आपको ये कंडीशन क्या समझ में आती है, एस के राइट में सेकंड पे ई बैठ रहा है। अब आपको पता है 3 ही फ्लोर है, इसका मतलब एस कहाँ पे होगा, फ्लैट आपका जो फ्लैट नंबर 1 है उसी पे होगा। 3 फ्लैट हैं, फ्लैट नंबर 1 पे होगा एस, तभी तो इसके राइट में ई आ सकता है। और एस के बारे में क्या पता है, किसी ऑड फ्लोर पे है, तो एस कहाँ पे हो सकता है, तीसरे पे ही होगा। तो एस यहाँ पे होगा तो ई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसमें भी वही, इसमें भी वही। ओके, यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे देखिए सी और आर के बीच में कहा है ना, एक का गैप है, तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। कैसे, आर किसी इवन फ्लैट पे बैठता है तो आर यहाँ पे तो ऑड फ्लैट है, फ्लैट नंबर इसका क्या है, देखो 3 है। फ्लोर से आप कंफ्यूज मत होइए, फ्लोर नंबर है या फ्लैट नंबर है। फ्लैट नंबर इसका इवन है तो आर ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये सही नहीं है, कोई बात नहीं। इसका मतलब आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे सी आ ही नहीं सकता। सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर आपका सी यहाँ पे आएगा तो टी यहाँ पे आएगा, तो आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब देखिए आर का फ्लैट नंबर क्या हो गया, 2 है, वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। ओके, ये मतलब धीरे धीरे देखिए अब डेवलप हो रही हैं चीज़ें। ओके, अब आप और देखिए क्या लिखा हुआ है, पी और डी के बीच में 1 का गैप है और डी वाला फ्लोर नंबर 1 पे है। तो डी के लिए देखिए जगह कहाँ पे है, या तो यहाँ पे हो सकता है 2 पे, या तो 3 पे। तो आपको पता है 2 पे ही होगा, क्योंकि 3 पे होगा तो पी नहीं आ सकता, तो पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। डी और एफ के क्या है, फ्लोर नंबर सेम है, तो आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर आप देखिए क्या करें कि डब्ल्यू और एस सेम आपके फ्लोर पे नहीं है, और आपको ये भी पता है कि डब्ल्यू के लेफ्ट में क्यू है, मतलब डब्ल्यू आपका यहाँ पे नहीं आ सकता फ्लैट नंबर 1 पे, तो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा और क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका अरेंजमेंट हो जाता है पूरा। ये थी आपकी चौथी पजल जो कि फ्लैट एंड फ्लोर अरेंजमेंट के ऊपर आपकी इस तरह से एग्जाम में पूछी जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आई होगी। तो ये टोटल 4 पजल्स हैं जो आपको अपने एग्जाम से पहले करके रखनी चाहिए। आपके एग्जाम में इसी पैटर्न की पजल्स पूछी जाएंगी, और आप जब एग्जाम दे करके आइएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि आपके एग्जाम में इनमें से कौन कौन सी किस टाइप की पजल्स पूछी गई। आपके एग्जाम में अगर पूछी जाए और आपको अगर इस वीडियो से हेल्प मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि उन सभी तक इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, यूज़फुल वीडियोज़, वो पहुँच सकें। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैव अ नाइस डे एंड बाय।